हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हमारे सब्सिडी, जिसे हिंदी में अनुदान कहते हैं। तो इसके बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, सब्सिडी या अनुदान। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी सरकार के द्वारा नागरिकों या फिर उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है। बात करें इसकी मूल की अर्थ की इसका मूल अर्थ क्या होता है कि किसी भी उत्पाद की आर्थिक लागत, जिसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं, और उसके विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों के बीच के अंतर को जब सरकार के द्वारा वहन किया जाता है तो हमारे सब्सिडी या अनुदान कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आवश्यक वस्तुओं सेवाओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराना। तो हम देख सकते हैं ये क्या होती है। इसका अर्थ होता है हमारी जो आर्थिक लागत मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट और विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच के अंतर को यदि सरकार के द्वारा वहन किया जाता है तो ये हमारा सब्सिडी या अनुदान कहलाता है। अब हम बात करेंगे सब्सिडी या अनुदान को अन्य किन-किन नामों से जाना जाता है। तो सब्सिडी के अन्य नामों की बात करें तो सब्सिडी को हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, जैसे राज सहायता, राज्य मतलब सरकार के द्वारा दी गई सहायता, उपादान मतलब किसी विशेष वर्ग के लिए कि किसी विशेष कार्य के लिए दिया गया सहयोग, उपादान, इमदाद, ये एक अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ होता है सहायता। कौन सा? इमदाद। फिर होता है अनुदान। अनुदान की बात करें जिसे ग्रांट कहते हैं। बिना किसी वापसी की शर्त के दी गई जो वित्तीय राशि होती है, ये हमारे अनुदान, ये ग्रांट कहलाती है। सहायकी, सहायता प्रदान करने वाले साधन क्या है? सहायकी के अंदर गिने जाते हैं। अब हम बात करेंगे सब्सिडी के उद्देश्य के। सब्सिडी के उद्देश्य क्या-क्या है इसकी बात करें तो सब्सिडी देने के पीछे सरकार के व्यापक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य होते हैं, जैसे हमारे सामाजिक न्याय को बढ़ाना, तो कमजोर वर्गों का आवश्यक जो संसाधन है तो वहां तक पहुंच प्रदान करने के लिए आय की जो असमानता है उसको कम करना। पहला उद्देश्य क्या होता है सब्सिडी का कि कमजोर वर्गों को क्या आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके आय की असमानता को कम करना। दूसरा उद्देश्य हमारे आर्थिक उत्पादन है इसको बढ़ाना, मतलब विशेष उद्योग जैसे हमारे कृषि और ऊर्जा, ऐसे जो उद्योग होते हैं उनकी लागत घटा के क्या उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना है? उनकी लागत घटाना। किनकी? इनकी जैसे हमारे कई क्षेत्र होते हैं जैसे कृषि, ऊर्जा, ऐसे क्षेत्र होते हैं ऊर्जा उद्योगों के, तो उनमें जो उनकी लागत आती है उनको घटा करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर निर्यात को बढ़ाने की बात करें तो निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना, जैसे कर की छूट देना, ड्यूटी ड्रॉबैक छूट, इस प्रकार की छूट देते हैं निर्यातकों को। तो इससे क्या होता है? उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। विदेशों में उनके जो उत्पाद होंगे वो सस्ते होंगे। ऐसा हमारे चीन के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है। बाजार के असंतुलन को दूर करना, मतलब इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की बात करें तो आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देकर उनकी कीमतों को नियंत्रित करना। मंदी की बात करें रिसेशन में तो मांग को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं को क्रय शक्ति प्रदान करना। तो ये कुछ तरीके हैं हमारे सब्सिडी के। तो हमने ये तो देखे उद्देश्य कि हमने सब्सिडी क्यों देते हैं, सब्सिडी देने के पीछे सरकार के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम देखेंगे भारत में सब्सिडी के कौन-कौन से क्षेत्र हैं। तो सब्सिडी का वितरण भारत में मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में किया जाता है। 6 क्षेत्रों में कौन-कौन से? पहला होता है हमारे खाद्य सब्सिडी। खाद्य सब्सिडी की बात करें जिसे फूड सब्सिडी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देश में जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तरीका क्या है हमारे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस कहते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत क्या है? गरीबों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। किसके तहत? पीडीएस के माध्यम से। फिर आता है मिड डे मील, जिसका वर्तमान में नाम क्या किया गया है? प्रधानमंत्री पोषण अभियान। पहले इसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता है? स्कूली बच्चों को पोषण और शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए क्या करना है? स्कूली बच्चों को पोषण और शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कच्चा नहीं दिया जाता, इसमें क्या होता है? पका हुआ मतलब बना बनाया खाना उपलब्ध कराया जाता है, और साथ ही साथ पौष्टिक भी होना चाहिए। फिर एक आती है हमारे पोषाहार सब्सिडी। पोषाहार सब्सिडी की बात करें तो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको मिला के जितने भी हमारे कमजोर वर्ग होते हैं उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए ये योजना लाई गई है। कौन सी? पोषाहार सब्सिडी। उदाहरण के लिए देखें तो भारत में सब्सिडी मुख्य रूप से योजनाओं के माध्यम से दी जाती है। जैसे कौन सी पोषाहार सब्सिडी की बात कर रहे हैं? जैसे हमारे आईसीडीएस मतलब एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो हमारे 1975 में शुरू हुई थी। हमारे आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं को पूरक पोषण मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आप याद रखना कि ये वाली इसी के उदाहरण है, मतलब पोषाहार सब्सिडी के उदाहरण है। फिर आता है हमारे क्या? अंत्योदय अन्न योजना मतलब अंत्योदय एएवाई। अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक जो परिवार होते हैं इनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न हर महीने
अत्यधिक रियायती दरों पर मिलता है और वो रियायती दर कौन-कौन सी होती है? चावल तो हमारे ₹3 प्रति किलोग्राम होता है, गेहूँ हमारे ₹2 प्रति किलोग्राम होता है। याद रखना किसमें? अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार को और उनको मिलेगा जो अंत्योदय कार्ड धारक होते हैं। दूसरी सब्सिडी आती है हमारी कौन-सी? उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी की बात करें, तो इसके अंतर्गत किसानों के लिए खेती की लागत को कम करना। जो किसान होते हैं, तो किसानों के लिए क्या करना है? खेती की जो लागत आती है, उसको कम करने के लिए दी जाती है। जैसे हमारे एनपीके मतलब यूरिया सब्सिडी होती है, तो किसानों को कम कीमत पर खाद, जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के द्वारा सब्सिडी क्या है? सीधे उर्वरक निर्माताओं को दी जाती है। जैसे हमारे भारत ब्रांड के जो हमारे जो इस समय क्या है यूरिया बाँटा जाता है, आप याद रखना भारत ब्रांड। फिर बात करें हमारे ईंधन सब्सिडी की, तो उद्देश्य क्या है इसका? ऊर्जा तक पहुँच को वहनीय बनाना। क्या? सभी की पहुँच क्या? ऊर्जा तक बनाना और वो भी कैसे? वहनीय कीमतों पर। तो ये हमारे ईंधन सब्सिडी देने का फ़ायदा है। फ़ायदा मतलब उद्देश्य है। बात करें हमारे एलपीजी सब्सिडी की, तो ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, जिससे क्या सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में पहुँचती है। ये कौन-सी हमारी एलपीजी सब्सिडी और पहल के माध्यम से जो हमारे उपभोक्ता इसको मना करना चाहते हैं, इस सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहते, वो पहल के ज़रिए इसको मना भी कर सकते हैं, अर्थात इसका लाभ लेना बंद भी कर सकते हैं, जो सक्षम उपभोक्ता उनके लिए कहा गया है। तो तीसरी प्रकार की सब्सिडी हमने देखी ईंधन सब्सिडी। फिर आती है हमारी सरकारी सेवाएँ। सरकारी सेवाओं की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्षेत्र में मानव पूँजी निर्माण मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवा के रूप में सब्सिडी दी जाती है। जैसे हमारी शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के विकास के लिए। तो इन सेवाओं को क्या मुफ्त या फिर बहुत कम शुल्क पर प्रदान करके सामाजिक समावेशन करना सुनिश्चित किया जाता है। जैसे हमारे अस्पताल होते हैं, शिक्षा के लिए स्कूलें होती है, सरकारी कॉलेज होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कौशल सेंटर होते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? सरकारी सेवाओं के अंतर्गत और ये भी एक तरह की सब्सिडी होती है। फिर आता है प्रोत्साहन सब्सिडी। प्रोत्साहन सब्सिडी की बात करें, इंसेंटिव सब्सिडी की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या है? निवेश और विशिष्ट जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, इनको गति देना। कि निवेश और विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है। जैसे हमारे सेज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, इनके अंदर टैक्स की छूट दी जाती है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में करों की छूट दी जाती है। कई योजनाएँ और है, जैसे हमारे मेक इन इंडिया, ऋणों पर सब्सिडी, स्टार्टअप इंडिया, इन सब के अंदर क्या है? हमारे प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। एक पीएलआई स्कीम भी आई थी। पीएलआई का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बात करें इसकी, तो कुछ विशेष क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ विशेष क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसमें? पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में। अब हम देखेंगे कृषि से जुड़ी हुई सब्सिडी बारे में। किसके बारे में? कृषि से जुड़ी हुई सब्सिडियों के बारे में देखें, तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषि कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन करना। इसका उद्देश्य है कृषि का कल्याण करना, मतलब कृषि कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार नियम है, इनका पालन करना। अब हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ बॉक्स सब्सिडी के बारे में, जो हमारे कृषि से संबंधित है, उसकी बात करें, तो विश्व व्यापार संगठन मतलब डब्ल्यूटीओ के समझौते के तहत कृषि सब्सिडियों को 3 मुख्य रूप से भागों में बाँटा जाता है। एक रेड बॉक्स सब्सिडी वो भी होती है, लेकिन वह इनके अंदर गिनी नहीं जाती है। पहली सब्सिडी आती है हमारी अम्बर बॉक्स सब्सिडी। तो ये वो सब्सिडी होती है जो हमारे उत्पादन और व्यापार को विकृत करती है। यदि ये सब्सिडियाँ सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इससे क्या उत्पादन और व्यापार क्या होता है? विकृत होता है। जैसे हमारा एमएसपी दी जाती है 23 फसलों के लिए, उर्वरक पे सब्सिडी दी जाती है, तो ये क्या करती है? व्यापार उत्पादन को विकृत करती है और उन्हें कम करने की आवश्यकता है। डब्ल्यूटीओ ने कहा है इस प्रकार की सब्सिडी यदि दी जा रही है, तो उसे या तो बंद करना है या फिर कम करना है। फिर आती है हमारी ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये अम्बर बॉक्स सब्सिडी है। क्या? ये होती तो क्या है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये होती तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी है, अर्थात ये भी व्यापार और उत्पादन को विकृत करती है, लेकिन उत्पादन क्या सीमित करने के कार्यक्रमों से जुड़ी है। जैसे कुछ प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किए जाते हैं। अम्बर बॉक्स ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? ये भी व्यापार को और उत्पादन को विकृत करती है, लेकिन इनको कुछ समय के लिए तो अलाउ कर दिया जाता है कि भैया आप एक काम कीजिए, ये वाली सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है। क्या होती है? इसकी एक लिमिट है कि आप इसको ज़्यादा नहीं दे सकते, एक लिमिट तक ही दे सकते हो। ये भी एक प्रकार की अम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है। फिर आप बात करें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की, तो ये अनुदान कौन से हैं? ये सब्सिडी वो है जो व्यापार को बिल्कुल भी विकृत नहीं करती। जैसे हमारा अनुसंधान और विकास, आपदा राहत, पीएम किसान की
निश्चित नगद राशि जैसे पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए वार्षिक स्तर पे हमारे किसानों को दी जाती है। तो ये सारे है ना ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर गिना जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यापार को और उत्पादन को विकृत नहीं करती है। फिर एक आती है हमारी रेड बॉक्स सब्सिडी मतलब अनौपचारिक रूप से देखें तो रेड बॉक्स को कभी-कभी उन अम्बर बॉक्स सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी देश के लिए डब्ल्यूटीओ के समझौते के तहत जो अनुमत सीमा होती है कि इतना ही आप सब्सिडी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दी जाती है और इस पर क्या तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत है, तुरंत रोक लगाई जाए और उसे कम करने की आवश्यकता है। उस सब्सिडी को हम कहते हैं रेड बॉक्स सब्सिडी कि जिन पे क्या तत्काल रूप से क्या है, रोक लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसी सब्सिडियों को हम रेड बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। फिर हमने बीच में देखा था पीएम किसान सम्मान निधि, तो किसानों को एक निश्चित राशि जो कितनी है 6,000 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 2,000 की राशि बढ़ाई गई है, तो प्रत्यक्ष आय की सहायता के रूप में दी जाती है। अब हम देखेंगे सब्सिडी के प्रकार, सब्सिडी कितने प्रकार की होती है उसकी बात करें, तो सब्सिडी को उनकी प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। जैसे एक होती है हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी किसे कहते हैं? इसका जिनका उल्लेख क्या है, जो हमारे सरकार के द्वारा बजट जारी किया जाता है, तो बजट में किया जाता है। तो जिनका उल्लेख क्या बजट में होता है, वो हमारी प्रत्यक्ष सब्सिडी होती है और ये हमारे सीधे लाभार्थी के खाते में नगद के रूप में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये ऐसी सब्सिडी कौन सी होती है? प्रत्यक्ष सब्सिडी। जैसे हमारे एलपीजी सब्सिडी होती है, जो डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। पीएम किसान निधि योजना, ये भी हमारे डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। दूसरी सब्सिडी होती है हमारी अप्रत्यक्ष सब्सिडी, जिसे इनडायरेक्ट सब्सिडी भी कहते हैं। जिसका उल्लेख क्या हमारे बजट में नहीं होता, लेकिन लाभार्थी को क्या रियायती मूल्य या छूट के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। ये हमारी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट सब्सिडी। जैसे हमारे उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी दी जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सब्सिडी दी जाती है, करों की छूट पे सब्सिडी दी जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारी सब्सिडियां ऐसी होती है जो हमारी सरकार के द्वारा सीधे सीधे तो नहीं दी जाती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी को दी जाती है। दूसरा प्रकार देखें तो हमारे सामाजिक और आर्थिक सब्सिडी की बात करें, तो सामाजिक सब्सिडी क्या होती है? ये वो सब्सिडी होती है जो सामाजिक कल्याण के लिए दी जाती है। जैसे हमारे वृद्धावस्था पेंशन होती है, विधवा पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, खाद्यान्न के लिए सब्सिडी। तो ये कौन सी सब्सिडी होती है? जो सामाजिक कल्याण के लिए दी जाती है। एक होती है हमारी आर्थिक सब्सिडी, इसकी बात करें तो उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सब्सिडी दी जाती है। जैसे हमारे स्टार्टअप के लिए सब्सिडी दी जाती है, किसानों को एमएसपी दी जाती है, ब्याज का अनुदान दिया जाता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक जो वाहन सब्सिडी दी जाती है, मशीनों को खरीद पे सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब्सिडी क्यों दी जाती है? ताकि उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। एक और सब्सिडी का प्रकार है, वो कौन-सा प्रकार है? तीसरा उत्कृष्ट और गैर उत्कृष्ट सब्सिडी। मतलब उत्कृष्ट मतलब मेरिट सब्सिडी और गैर उत्कृष्ट मतलब नॉन मेरिट सब्सिडी। उत्कृष्ट सब्सिडी की बात करें तो जिसका सामाजिक लाभ बहुत बड़ा होता है। ऐसी सब्सिडी जिसका सामाजिक लाभ बहुत बड़ा होता है और इस समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, वो हमारी उत्कृष्ट सब्सिडी होती है। जैसे हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे का किराया, ये सब क्या उत्कृष्ट सब्सिडी होती है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र के लिए मानव पूंजी का निर्माण करती है। दूसरी नॉन मेरिट सब्सिडी मतलब गैर उत्कृष्ट सब्सिडी, ये क्या करती है? व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है। किसी-किसी व्यक्ति को उसके पर्सनल लाभ के लिए सब्सिडी दी जाती है। और इसका क्या होता है? सामाजिक लाभ क्या होता है? सीमित होता है, बहुत कम लोगों को ये लाभ मिल पाता है। उदाहरण के लिए देखें जैसे पेट्रोल, डीजल पे मिलने वाली सब्सिडी की बात करें, तो ये केवल धनी और जो गरीब लोग, दोनों को मिलती है। ऐसा नहीं है किसी एक को मिलती है, लेकिन दोनों को मिलती है। बात करें सब्सिडी के सकारात्मक पहलू, मतलब ऐसी कौन-सी बातें जिनसे हम कह सकते हैं सब्सिडी होनी अच्छी बात है, ज़रूरी है। उनकी बात करें, तो सब्सिडी एक बहुत अच्छा उपकरण होता है। किसके लिए? पहला काम आता है हमारे कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को सुनिश्चित करता है। सब्सिडी क्या करता है? कल्याणकारी भाई राज्य कैसा है हमारा कल्याणकारी राज्य है। कैसे पता चलेगा? सब्सिडी के माध्यम से किन-किन चीज़ों में कहाँ-कहाँ सब्सिडी दी जा रही है, इससे पता चलता है। फिर बात करें मैं गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी जैसी चुनौतियाँ हैं, इनका सामना करने में सहायता मिलती है। फिर सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिलता है सब्सिडी से। संसाधनों का समतामूलक जो वितरण होता है, ये सुनिश्चित होता है, अर्थात गरीबों को ज़्यादा लाभ होता है। फिर आर्थिक सब्सिडी के माध्यम से क्या होता है? उत्पादकों को उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार क्या सब्सिडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है केवल फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी हर चीज़ के होते हैं। जैसे सब्सिडी की प्रणाली की चुनौती की बात करें, तो सब्सिडी के लाभ के साथ-साथ गंभीर और आर्थिक चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। जैसे एक तो आता है हमारा राजकोषीय बोझ, क्योंकि जब सब्सिडी दी जाती है तो सरकारी खज़ाने में से ही वो सब्सिडी दी जाती है। इससे क्या होता है? हमारे राज्य के खज़ाने पर बोझ आता है। उसकी बात करें तो सब्सिडी से क्या होता है? राजस्व घाटा बढ़ता है, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है और ऋण और जीडीपी का अनुपात है, इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर अब बात करें लीकेज
और भ्रष्टाचार की, तो सब्सिडी क्या करती है, वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचने से पहले ही चोरी या दुरुपयोग हो जाती है। कि मतलब सरकार के द्वारा तो सोचा जाता है कि लाभार्थी तक ये सब्सिडी पहुँचाएँगे, लेकिन रास्ते में ही वो सब्सिडी क्या होती है, चोरी हो जाती है या फिर उस सब्सिडी का दुरुपयोग हो जाता है। फिर बात करें सार्वजनिक पूंजी निर्माण प्रभाव, इससे प्रभावित होता है। बात करें तो सब्सिडी पर अत्यधिक खर्च होने से सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसे जो पूंजीगत व्यय होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके लिए धन कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा सब्सिडी पर बहुत ज्यादा धन खर्च कर दिया जाता है। तो बाजार विकृति की बात करें तो कृत्रिम रूप से कम कीमतें क्या है, बाजार की प्रतिस्पर्धा को बाधित करती है। बात करें निर्भरता की तो ये नागरिकों के क्रय स्तर को बढ़ाती है। सब्सिडी क्या करती है, नागरिकों के क्रय स्तर को बढ़ाती है, लेकिन उन्हें स्वावलंबी बनने से रोककर सरकार पर निर्भरता को बढ़ा देती है। तो ये कुछ नुकसान है सब्सिडी के। अब हम देखते हैं सब्सिडी क्या है, हमारे डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है। तो ये एक योजना है जिसकी बात करें, एक ऐसी योजना है। तो डीबीटी का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। यह क्या, भारत सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के तहत क्या सब्सिडी और अन्य लाभों को, जैसे सब्सिडी और दूसरे लाभ होते हैं, उनको में बिचौलिए जो मिडिल मैन है, इनको हटा करके सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की एक क्रांतिकारी योजना है। कौन सी? डीबीटी। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे जो बिचौलिए होते हैं, जिनके माध्यम से लाभ पहले वितरित किया जाता था, उनको हटा के सीधे लाभार्थी को इसका लाभ देना है। बात करें योजना की शुरुआत की, तो शुरुआत होती है हमारी 1 जनवरी 2013 से। इसकी किस आधार पे दी जाती है, मतलब आधार की बात करें फाउंडेशन की, तो जैम ट्रिनिटी मतलब जैम 3। तो इसके अंदर 3 चीजें होती है, एक तुम्हारा जनधन बैंक खाते होते हैं, एक आधार संख्या होती है और एक मोबाइल नंबर। तीनों का उपयोग करके हमारे लक्षित जो लाभार्थी है उस तक उन लाभ को वितरित करना। बात करें इसके तहत सबसे बड़ी योजना कौन सी है, पहली योजना सबसे बड़ी है हमारे 1 जनवरी 2015 को एलपीजी गैस सब्सिडी को डीबीटी के माध्यम से शुरू किया गया था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नगद हस्तांतरण की योजना में से एक है। बात करें दूसरी सबसे बड़ी योजना, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो 2019 में शुरू हुई थी, और इसके तहत हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, इनको हर साल 6,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। कितनी? 6,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 2,000 रुपए और जोड़े गए हैं। बात करें डीपीटी योजना का उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स की, तो डीबीटी योजना का एकमात्र और मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए दी गई जो सब्सिडी है, इसका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य है। यह क्या करती है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाता है कि सरकारी खजाने से निकला हुआ प्रत्येक रुपया, मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुंचते हैं, बाकी बिचौलिए 85 पैसे खा जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, पूरा का पूरा पैसा क्या है, अंतिम व्यक्ति या फिर लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। बात करें हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के फायदे लाभ की, तो डीबीटी ने क्या किया है, सब्सिडी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लेके आके कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए हैं। जैसे पहला लाभ आता है हमारे वास्तविक लाभार्थी को सब्सिडी प्राप्त होनी। इसके तहत क्या होगा, जो वास्तविक लाभार्थी होता है उसको पूरी सब्सिडी प्राप्त होती है। तो आधार प्रमाणीकरण, आधार आधारित जो प्रमाणीकरण है, ऑथेंटिकेशन, इसके कारण कि केवल पात्र और जो वास्तविक लाभार्थी है उन्हीं को लाभ मिलता है। फिर नकली फर्जी जो लाभार्थी है उनका उन्मूलन, उनको हटाया जा सकता है। बात करें सब्सिडी लीकेज की समस्या में कमी आएगी इससे, कैसे कि बिचौलियों और भ्रष्ट वितरण चैनल है, इनको समाप्त कर दिया जाएगा। जो बिचौलिए और जो भ्रष्ट वितरण चैनल है, इनको समाप्त कर दिया जाएगा। इससे क्या है, सब्सिडी का गंतव्य से पहले चोरी होना रुक जाएगा, मतलब लास्ट का जो लाभार्थी है उससे पहले जो चोरी होती थी सब्सिडी, वह रुक जाएगी। दलालों और या फिर बिचौलियों के उन्मूलन के माध्यम से क्या लीकेज रुकना संभव होगा। फिर राजकोषीय घाटा कम होगा इससे, क्यों? क्योंकि लीकेज और फर्जी लाभार्थियों को हटाने से सरकार पर सब्सिडी का बिल या दबाव कम से कम आएगा। फिर बात करें इससे जो राशि बचत हुई है, तो बचत हुई राशि का उपयोग सार्वजनिक पूंजी निर्माण, जैसे हमारे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जो अन्य विकासात्मक कार्य है उनमें किया जा सकता है। बात करें हमारे सब्सिडी वितरण में प्रशासनिक लागतों में कमी आएगी। बात करें इसकी, तो डिजिटल हस्तांतरण, जैसे हमारा भौतिक वितरण होता है, जैसे अनाज, गैस सिलेंडर और कागजी कार्रवाई की तुलना में बहुत सस्ता और बहुत तेज होगा। इससे क्या हमारे प्रशासनिक लागतों में कमी आएगी। इससे क्या भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम रहता है। फिर बात करें सब्सिडी के वास्तविक उद्देश्य किससे प्राप्त हुई, किससे? डीबीटी के माध्यम से। जब लाभार्थी को नगद मिलता है तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करने के लिए सशक्त बनता है, जिससे योजना का प्रभाव
और भी ज़्यादा प्रभावी होता है। अब हम बात करें डीबीटी की कुछ चुनौतियों के बारे में। डीबीटी एक मजबूत प्रणाली है, लेकिन इसका पूर्ण सफल कार्यान्वयन कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही, कैसे? और वो भी खासकर कहाँ? ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। कैसे? सब्सिडी राशि के दुरुपयोग की संभावना रहती है। जैसे नकद हस्तांतरण होने से लाभार्थी उस पैसे का उपयोग किसमें करता है? अनुत्पादक चीजें खरीदने में। जैसे हमारी शराब खरीद लेता है, नशाखोरी करने लगते हैं। जिससे क्या सब्सिडी का सामाजिक उद्देश्य विफल या खराब होता है। फिर बैंकिंग आधारित आधारभूत संरचना का अविकसित स्वरूप। उसकी बात करें तो दूर दराज के क्षेत्र है, वहां पे बैंक शाखा और एटीएम की कमी होती है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंक मित्र की बात करें तो इनकी अपर्याप्तता की वजह से गरीब व्यक्तियों तक वित्तीय समावेशन का अभाव रहता है, अर्थात उन तक ये सब्सिडी पहुंच ही नहीं पाती। किस वजह से? इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है, साथ ही साथ बैंक मित्र कम है। फिर जागरूकता की कमी, जनता को कम ही चीजों के बारे में पता है। तो कई लाभार्थियों को योजना के नियमों, बैंक खातों के संचालन और तकनीकी बदलाव के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी होती नहीं है, जिससे लाभ प्राप्त करने में उनको देरी होती है। फिर खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ सकता है। यदि खाद्य सब्सिडी को पूरी तरह से नकद में बदल दिया जाएगा, तो बाजार में खाद्य पदार्थों की महंगाई और आपूर्ति में कमी होने से गरीब व्यक्ति के पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाएगा सब्सिडी की वजह से। फिर साइबर क्राइम की समस्या तो रहती है कि जैसे-जैसे वित्तीय लेन-देन डिजिटल होते जा रहे हैं, अनपढ़ और कम जानकार जो लाभार्थी है, उनको फिशिंग या फिर अन्य जो साइबर धोखाधड़ी है, उनके माध्यम से ठगा जा सकता है। अब एक शब्द आता है फ्रीबीज, जो आजकल हमारी राजनीति के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। उसकी बात करें तो डीबीटी और फ्रीबीज में क्या अंतर है? या फिर अनुदान या फ्रीबीज में क्या अंतर है? उसकी बात करें। तो डीबीटी का एक निवारण तंत्र होता है, डिलीवरी मैकेनिज्म होता है, जबकि सब्सिडी एक क्या होता है? नीतिगत निर्णय होता है। ये प्रणाली क्या करती है? उन लाभों को भी अलग करती है जिन्हें फ्रीबीज या मुफ्त उपहार कहा जाता है। कई बार परीक्षा में आ जाते हैं सब्सिडी इनके बारे में। तो फ्रीबीज या डीबीटी या फिर सब्सिडी के बारे में अंतर की बात करें तो इनका उद्देश्य क्या है? फ्रीबीज हमारे राजनीतिक लाभ या फिर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है, जबकि डीबीटी या फिर हमारी सब्सिडी की बात करें तो आर्थिक या फिर हमारे सामाजिक नीति का समर्थन करने के लिए दी जाती है। वितरण के तरीके की बात करें तो अक्सर वस्तुओं का मुफ्त वितरण किया जाता है, जैसे हमारे मिक्सर होते हैं, टीवी होते हैं या फिर सार्वजनिक रूप से ऋण माफी दी जाती है। जबकि हमारे सब्सिडी की बात करें तो डीबीटी के माध्यम से लक्षित नगद हस्तांतरण किया जाता है। अब इनके दीर्घकालिक प्रभावों की बात करें तो फ्रीबीज की वजह से क्या है? राजकोषीय दबाव बढ़ता है और नागरिकों की निर्भरता उन पे बढ़ती है। ये सरकार आएगी फिर कुछ न कुछ फ्रीबीज देगी। डीबीटी की बात करें तो उत्पादकता और कल्याण को बढ़ावा मिलता है इससे, और क्या है? वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होता है। तो दोनों में हमने अंतर देखा। संक्षेप में देखें तो सब्सिडी क्या है? उचित और लक्षित सहायता होती है, जिसका उद्देश्य क्या? कल्याण और आर्थिक विकास है। जबकि फ्रीबीज अक्सर क्या होता है? व्यापक और राजनीतिक रूप से प्रेरित मुफ्त उपहार होते हैं, जिनके क्या आर्थिक परिणाम क्या होते हैं? नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने अनुदान या सब्सिडी के बारे में काफी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।